भोलापुर गांव के जंगल में शिवजी भक्त पीलू अपने बेटा बबलू के साथ रहती थी। पीलू शिवजी की आराधना करती थी। घर का खर्चा निकालने के लिए वो नाव चलाती थी और मछलियाँ पकड़ती थी। बबलू कोई काम नहीं करता था, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। हे भोले बाबा शिवजी, आप ही मेरी बेटी की कल्याण कीजिए। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। मेरी ये एक भी बात नहीं मानता है। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन ये मेरी कमाई के भरोसे ही है। अपने भक्त की पुकार सुनकर भोलेनाथ शिवजी पीलू के सामने प्रकट होते हैं। बेटी पीलू, तुम मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं करती हो। तुम जैसे भक्त मिलना आजकल संभव नहीं है। बेटी चिंता मत करो, तेरे बेटे का मैं कल्याण करूँगा। हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं। आप स्वयं आकर मुझे दर्शन दिए। भगवान, आप ही मेरे सहारा है। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। फिर शिवजी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू मछली पकड़ने के लिए नदी में जाती है और फिर बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। माँ, मुझे फिल्म देखने जाना है और उसके बाद दोस्तों के साथ ढाबे में खाना खाना है। मुझे 1000 रुपए दो ना। बेटा, तेरी उम्र के बच्चे कमाई शुरू कर चुके हैं। तू और तेरे निकम्मे दोस्त कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन माँ, मैं क्या काम करूँ? तुम्हारी तरह मछली पकड़ूं? इसी नाव से पैसे कमा रही हूँ मैं, जिसे घर का और तेरा खर्चा चलता है। काम करने में कैसी शर्म। माँ, तुम जब देखो मुझे डांटती रहती हो। बबलू इस बात से नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हे शिवजी, मैं क्या करूँ? अगले दिन पीलू अपनी पुरानी नाव को लेकर नदी में जाती है। पीलू मछलियों की तलाश में नदी में जाती है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसका सिर चकरा जाता है और उसकी जान बहुत मुश्किल से बच पाती है। पीलू घर आकर बहुत रोती है। हे शिवजी, आपकी दया से मेरी जान बच गई, लेकिन अब तबीयत खराब होने के कारण मैं ना तो काम कर पाऊंगी और ना ही आपका अभिषेक और पूजा। जब बबलू घर आता है तो वो अपनी माँ से सारी घटना सुनकर डर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बबलू शिवजी के सामने जाता है। हे भगवान शिवजी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ जो आपकी परम भक्त, उसको बहुत दुख दिया हूँ। मैं उनका ख्याल नहीं रखा और आपकी पूजा भी नहीं किया, लेकिन आप दयावान हैं भोलेनाथ। आप कल्याण कीजिए, आपकी जय हो। तो शिवजी कहते हैं, बेटा, तू मेरी प्यारी भक्त पीलू का बेटा है, इसलिए मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मैं तुझे अनोखी नाव बनाना सिखा दूंगा। एक ऐसी नाव जिसमें मछली पकड़ने का जाला दोनों तरफ से लगा होगा और जैसे जैसे पटवार चलाओगे वैसे वैसे उसमें मछलियाँ पकड़ में आ जाएंगी। हे प्रभु, आपकी जय हो। फिर बबलू शिवजी के निर्देश अनुसार नाव बनाता है और अनोखी नाव तैयार कर लेता है। माँ देखो, ये अनोखी नाव भगवान शिवजी की कृपा से बनी है। शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर मुझे ये नाव बनाना सिखाए हैं। तुम्हारी भक्ति के कारण ये सब हो पाया है माँ। भोले बाबा शिवजी, आखिर मेरी प्रार्थना सुन लिया। वो बहुत दयालु है, तुझे सही रास्ते में ले ही आए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। और फिर इस तरह से पीलू की भक्ति से उसका बेटा मेहनत करने लगता है और जीवन में तरक्की करता है। गाँव वाले उसकी अनोखी नाव की बहुत तारीफ करते थे और पीलू की भक्ति की गुणगान करते थे। अब दोनों माँ बेटा शिवजी की भक्ति करते हुए और मेहनत करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है। सोनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बुलबुली चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। इस वजह से उसकी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना घर परिवार पालने लगी।
एक दिन पीलू के मामा टिल्लू उसके घर आते हैं और कहते हैं, बबली बहन, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। बबली उसे कहती है, नहीं भाई, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार लड़की अपने पिता के घर से ससुराल आ जाती है तो वही उसका घर रहता है। टिल्लू अपनी बहन की समझदारी देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन बबली अपने काम से वापस घर आ रही थी। बबली चिड़िया अपने घर आती है। वो बहुत थकी हुई होती है। पीलू उसे एक गिलास पानी देती है। तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक कड़क चंद आ जाता है। ए बबली चिड़िया, 2 महीने से तूने मेरे घर का किराया नहीं दिया, या तो किराया दे या फिर ये घर खाली कर। बबली उसे कहती है, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत कितनी खराब है, इनका कोई काम नहीं जम रहा है, मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर खर्च चलता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही आपका पूरा किराया चुका दूंगी। नहीं, मैं तेरी एक बात भी नहीं मानूंगा, तूने वैसे ही बहुत देर कर दी है, तू या तो मुझे कल की कल किराया दे या फिर ये घर खाली कर। इस तरह कड़क उसको धमका के वहाँ से चला जाता है। कड़क सेठ की धमकी से बबली बहुत दुखी हो जाती है। बबली सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी तो लड़की भी है, मेरा भाई मुझे लेने आया था पर मैंने उसे मना कर दी, अब तो मैं मायके भी नहीं जा सकती। पीलू अपनी माँ से कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, नहीं पीलू, गलती हमारी ही है, हमने 2 महीने से अपने मकान मालिक को किराया नहीं दिया है, वो तो घर खाली करने बोलेगा ही ना। चल अब हम दोनों मिलकर घर का सामान समेटते हैं, कल हम ये घर खाली कर देंगे। पीलू उससे पूछती है, लेकिन माँ कल हम कहाँ जाएंगे? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, कल की कल देखेंगे। दूसरे दिन बबली और उसका परिवार घर खाली कर देते हैं और वे लोग दूसरी जगह की तलाश में दिन भर उड़ते रहते हैं। सुबह से रात हो जाती है लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिलती। ऐसा करते करते वे लोग जंगल के आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं। तभी पीलू कहती है, माँ देखो आम का बगीचा, देखो वहाँ पर आम के पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, मैं जाकर कुछ आम खा लूँ। सुबह से शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाई, मैं आप लोगों के लिए भी आम तोड़ कर लाती हूँ। उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तू ही जाके आम खा ले, मैं तो अभी यहीं डाल पे थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर पीलू आम के पेड़ के पास जाकर बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन गुठलियों से एक सुंदर सा घर बना लूं, ये गुठलियां खराब भी नहीं होंगी और माँ को भी अपना घर पाकर खुशी होगी। पीलू अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ क्यों ना मैं आम की गुठलियों से घर बना लूं, हमें किसी को पैसे भी देने नहीं होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीलू, चल हम अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। इस तरह से पीलू, बबली और उसके पिताजी आम की गुठलियों का घर बना लेते हैं और जंगल के पक्षी उस अनोखे घर को देखने के लिए आते हैं। अरे वाह पीलू, तूने तो आम की गुठलियों से गजब का घर बनाया है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ बबली, तेरी बेटी देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी, ये बहुत ही मेहनती है। इस तरह से बबली अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू वड़ा पाव बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। जंगल के पक्षी पीलू चिड़िया के ठेले से वड़ा पाव खरीदकर मजे से खाते थे। पीलू के वड़ा पाव की बिक्री देखकर कालू कौवा उससे बहुत जलता था और एक दिन कालू कौवे ने भी अपना ठेला पीलू के ठेले के सामने लगा दिया। कालू आवाज लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता है। आवाज वड़ा पाव खाओ, गर्मा गर्म पंजाबी वड़ा पाव खाओ। अरे हरिया काका इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वड़ा पाव खाने
अरे मेरा वड़ा पाव खाओगे तो सब खाना भूल जाओगे। इस तरह से कालू के आवाज देने पर हरिया काका उसके पास जाते हैं। अरे कालू, तूने भी वड़ा पाव की दुकान लगा ली, देखूं तो सही तेरे वड़ा पाव में कितना दम है, जरा एक प्लेट दे, अगर अच्छे नहीं हुए तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। अरे हरिया काका, एक बार खा के तो देखो, डबल लोगे। फिर हरी काका कालू के वड़ा पाव खाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही कमाल के वड़ा पाव बनाए हैं, अब से मैं तेरी ही दुकान में आऊंगा। इसके बाद से तो कालू की दुकान निकल ही पड़ी। जो भी पक्षी उसके वड़ा पाव खाता उसकी बहुत तारीफ करता। कालू की दुकान चलने से पीलू को अपने वड़ा पाव बेचने में परेशानी आने लगी। इस तरह कई दिन निकल जाते हैं। पीलू को बहुत नुकसान होता है क्योंकि अब उसके ठेले में कोई भी पक्षी नहीं जाता था। पीलू सोचती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ठेले में फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाए, फिर से लोग मेरे वड़ा पाव खाने लग जाएं। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर पीलू कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू भैया, आप वड़ा पाव में ऐसा क्या मिलाते हो जिससे सभी आपके यहाँ वड़ा पाव खाने आने लगे हैं? आप भी अगर मुझे सीक्रेट बता दो तो मैं कहीं दूर जाकर वड़ा पाव का ठेला लगा लूंगी, जिससे मेरी भी आमदनी फिर से शुरू हो सके। ऐसा सुनकर कालू उस पर गुस्सा करता है। अरे मुझे पागल समझ के रखी हो क्या पीलू चिड़िया? मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं? मैं अपना क्या नुकसान कर लूं? अभी चलो भागो यहाँ से। इस तरह से पीलू दुखी होकर वापस अपने ठेले पर आती है और सोचती है, लगता है अब तो मुझे अपना ठेला बंद करना ही होगा। फिर पीलू शाम में अपनी दुकान बंद करके घर की ओर लौट रही थी। तभी पीलू की नजर कालू पर पड़ती है और पीलू कालू का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि कालू दूसरे पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे चुरा रहा है। पीलू सोचती है, अरे ये कालू क्या कर रहा है, पक्षियों के अंडे क्यों चुरा रहा है? फिर पीलू कालू का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती है और देखती है कालू अंडों को ले जाकर वड़ा पाव के मसाले में फोड़कर मिला देता था। पीलू ये देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है, ओ ये राज है कालू के वड़ा पाव के स्वादिष्ट होने का, ये तो बहुत गलत बात है। फिर पीलू तुरंत उड़कर पक्षियों के पास जाती है और उन्हें पूरा सच सच बता देती है। चिड़िया पीलू से कहती है, पीलू बहन, कल ही मेरे दोनों अंडे चोरी हो गए थे, मुझे लगा कि दुष्ट चीलू ने उन्हें चुरा कर ले गया है। दूसरी चिड़िया कहती है, हाँ बहन, परसों मेरे भी अंडे मेरे घोंसले से गायब हो गए थे, मुझे लगा कि कोई नाग सांप लेके चला गया है। हरिया काका कहते हैं, चलो चलकर हम उस बदमाश कालू को पकड़ते हैं और उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं, वो हमारे अंडे हमें ही खिला रहा है। फिर सभी पक्षी कालू के घर पर धावा बोल देते हैं, क्यों रे कालू, तू कितना बदमाश है, तू हमारे अंडे चुराकर हमें ही वड़ा पाव में मिलाकर खिला रहा था, अरे तुझे शर्म है कि नहीं? हाँ कालू भैया, तुमको शर्म है कि नहीं? ये क्या तरीका है? तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो, उन्हें पैदा ही होने नहीं दे रहे हो और उन्हें हमें ही खिला रहे हो, तुम इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो। इतना कहकर पक्षी कालू की बुरी कदर पिटाई कर देते हैं। पिटाई खाकर कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। कालू के भाग जाने के बाद से सभी पक्षियों के अंडे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं और पीलू की वड़ा पाव की दुकान एक बार फिर से चल पड़ती है। अब पीलू अपनी मेहनत से अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। इस तरह सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी, ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है, पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ, इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से
बाहर नहीं गए हैं। इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है। ले देकर चल, मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ? जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है। इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। हीरापुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी कबाड़ के सामान से कोई भी मैकेनिकल मशीन बनाने का हुनर रखता था। बबलू टूटी फूटी नाव को ठीक करके उसमें लकड़ियां लगाकर काम के लायक नाव बना देता था। कचरा कांच की बोतल से बल्ब बना देता था। उसकी माँ पीलू उस पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन चिंता भी करती थी क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था और पीलू को अकेले खेत में काम करना पड़ता था। पीलू अपनी बेटी से कहती है,
बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, लेकिन तुझे उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आखिर कब तेरी कमाई शुरू होगी? हमारा खेत भी तो देखना है। तो बबलू कहता है, माँ मैं पैसे कमा लूँगा, आप चिंता मत करो, घर का खर्चा तो चल ही जाता है ना। मुझे और टाइम दो और खेत के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लो। तो पीलू बोलती है, ट्रैक्टर कहाँ से ले लूं? पैसे कहाँ है? जितना पैसा आता है उतना तो तू कबाड़ के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है, फ्री में लोगों को दे देता है। मुझे तो लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। मैं खेत में इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि लापरवाही करता रहता है। तो बबलू बोलता है, माँ मुझे कुछ दिन और दो, तुझे जरूर एक दिन मुझ पर गर्व होगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, मुझे तेरी शादी भी करवानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार पीलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। इनकी तबीयत तेज धूप में काम करने से खराब हुई है। खेत में अगर ट्रैक्टर होता तो इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। उम्र के हिसाब से ज्यादा मजदूरी करने के कारण ये बीमार भी है। इन्हें 5 महीने आराम करना होगा। तो पीलू कहती है, 5 महीने में तो हम सड़क पे आ जाएंगे, खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। बबलू कहता है, नहीं माँ, मैं खेत में काम करूँगा और इस बुआई के मौसम में फसल उगाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हारी ये हालत हुई। अब मैं मेहनत करूँगा। फिर बबलू अपने घर के पीछे से बांस इकट्ठा करता है और जंगल के गाड़ी के कबाड़े से एक इंजन लेकर आता है। इसके बाद बबलू इंजन को दिन रात एक करके ठीक कर लेता है और 2 दिन में ही बांस का एक ट्रैक्टर तैयार कर लेता है। उसमें वो इंजन को फिट करता है। माँ ये देखो हमारा ट्रैक्टर। वाह बेटा, तूने तो इतने कम खर्चे में ये ट्रैक्टर बना दिया। माँ अब मैं इससे खेती करूँगा। फिर बबलू बांस के ट्रैक्टर से खेती करना शुरू कर देता है। जल्दी ही फसल भी आ जाती है और वो उसे शहर बेचने के लिए उसी ट्रैक्टर में ले जाता है। अरे बेटा, ऐसा ट्रैक्टर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कहाँ से लाए हो? ऐसे कड़क पूछता है। तो बबलू कहता है, ये मैंने खुद से बनाया है सेठ जी। बबलू की मेहनत और बुद्धिमानी देखकर कड़क बहुत खुश होता है और उसे और भी बांस के ट्रैक्टर बनवाता है, जिससे बबलू की बहुत बड़ी आमदनी होती है। फिर कड़क सेठ अपनी बेटी का रिश्ता बबलू की माँ पीलू के पास लेकर जाता है और फिर बबलू की शादी हो जाती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।